हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और ये है मैम का 10 मिनट पावर डोज शो, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संशोधन से ये बात ऐड की गई, या आपको वो बात मेंशन कर देंगे और पूछेंगे कि अमेंडमेंट कौन सा था। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वो ये कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। आप चाहते हैं हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना, तो आप इस बेहतरीन टीम के साथ पढ़ सकते हैं। और जो फीस है वो आपकी 2599 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, एक फिजिबल से अमाउंट में है जो आपकी फीस है। अब आते हैं अपने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पे। देखो, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करा, संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और जस्ट एक साल बाद 1951 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला अमेंडमेंट कर दिया, पहला संशोधन कर दिया। और इससे हमने 9th शेड्यूल ऐड किया, 9वीं अनुसूची ऐड करी, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली को ख़त्म किया गया। ये जनरली पूछा जाता है कि 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हमने राज्यों का जो पूर्ण गठन किया था भाषा के आधार पर। इस वजह से जो 7 वे अमेंडमेंट की वजह से हमने जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, जो 4 पार्ट थे, कौन कौन से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। एक्चुअली 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। पार्ट ए प्रोविंसेस, प्रांत, पार्ट बी प्रिंसली स्टेट, रियासत, पार्ट सी चीफ कमिश्नरी एरियाज, और पार्ट डी अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर नए 14 राज्य बने और 6 संघ क्षेत्र बने, तो इस 7वें अमेंडमेंट ने ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया। और इसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 7th पार्ट को भी डिलीट किया। किसको डिलीट किया? पार्ट 7th को भी डिलीट किया, जो पार्ट 7 था। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट अमेंडमेंट पर। जो नेक्स्ट है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट में कोई ना कोई अमेंडमेंट किया था, कोई ना कोई चेंजेस किए थे, इसीलिए इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कह देते हैं। इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी, जो पार्ट 4A में है, और एक आर्टिकल शामिल किया, आर्टिकल 51A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। इसी ने हमारे प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया और 3 नए शब्दों को शामिल किया, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, अखंडता। और इसने हमारी सेंट्रल पावर, केंद्र की शक्ति को भी मजबूत किया था। नेक्स्ट आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसने राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया। पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन अभी वो कहाँ है? आर्टिकल 300A में है और 12वें भाग में है। और ऐसा करने वाला 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978, जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट थी, तो कौन सी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कैसा राइट बन चुका है? एक लीगल राइट बन चुका है, एक विधिक अधिकार बन चुका है। और इसी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारी इमरजेंसी पावर्स में भी चेंजेस किए गए थे। आर्टिकल 352 के अंदर एक नया वर्ड ऐड किया था, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ये कहता है कि हमारा प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकता है जब इस कैबिनेट ने, इस मंत्रिमंडल ने रिटर्न में रिकमेंडेशन दी हो, लिखित में सिफारिश दी हो। बिना रिटर्न रिकमेंडेशन के नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज नहीं होगा।
फिर आर्टिकल 21 को भी स्ट्रॉन्गर बनाया। फिर आते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसने 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल प्रावधान को शामिल किया। आया राम गया राम, तो इसने एमपीज के बीच, मिनिस्टर्स के बीच डिसिप्लिन आ सके, इसीलिए इस 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था कि अगर कोई भी कैंडिडेट वॉलेंट्री किसी पार्टी से रिजाइन करता है जो उसकी अपनी पार्टी, और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो उस पर डिफेक्शन लग जाएगा। या फिर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिफेक्शन लगेगा। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन बाद में वो पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उस पर डिफेक्शन लग जाएगा। कोई अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट कर रहा है या पार्टी की बात नहीं मान रहा है तो भी डिफेक्शन लग जाएगा। और वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू जो वोटिंग एज थी वो घटाकर 61 साल से 21 साल से कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को मुझे कमेंट कर कर ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू वोट, मत देने का अधिकार आपको प्रदान करता है। नेक्स्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने 11th शेड्यूल को ऐड किया था जो पंचायतों संबंधित प्रावधान है, और पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची को शामिल किया और म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया भाग 9A के अंदर और पंचायतों को भाग 9 के अंदर। नेक्स्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार है, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये कहा गया कि पीएम को मिलाकर सेंटर में और सीएम को मिलाकर स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की स्ट्रेंथ होगी वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लोकसभा के स्ट्रेंथ कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और स्टेट में विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती, और स्टेट लेवल पर मिनिमम कम से कम 12 मिनिस्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने आर्टिकल 15 के अंदर बदलाव कहा और कहा कि हमारे देश के अंदर जो वुमेन, चिल्ड्रन और SC/BC हैं उन्हें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गैर सरकारी शिक्षक संस्थाओं में भी उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के में नहीं बना सकते। 101 अमेंडमेंट एक्ट ने GST को इंट्रोड्यूस किया था जो कॉमन टैक्स है। फिर 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। 103 अमेंडमेंट से EWS कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया। 104 अमेंडमेंट से SC/ST की जो रिजर्वेशन थी जो 2020 में ख़त्म होनी थी वो 2030 तक एक्सटेंड कर दी गई, 10 साल और बढ़ा दी गई। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू GST इंट्रोड्यूस की थी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर कर होमवर्क में बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू GST इंट्रोड्यूस की गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये 10 मिनट का पावर डोज शो है उससे आप काफ़ी बेहतर चीज़ें सीख पा रहे होंगे और मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप 4 बजे पॉलिटी की क्लास में जो लाइव होती है चैनल पर, और आप चाहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का भी बैच चल रहा है, आप उस बैच में भी एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पॉलिटी मैं ही पढ़ा रही हूँ। जो भी आज हमारे साथ न्यू जुड़ा था वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो 10 मिनट शो है ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं जिससे कि आपके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप ईजिली कर पाएँ, क्विकली उनको अटेम्प्ट कर लें, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।